हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्लास 12 टर्म 1 2021-22 म्यूज़िक वोकल का जो है सिलेबस करने जा रहे हैं। आज जो हम शॉर्ट टाइम में जो है पूरे सिलेबस की रिवीजन करेंगे कि पूरे सिलेबस में आपका क्या है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं देन आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है सारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। आज जो है आपकी 500 यूनिट की जो है रिवीजन करवाई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखें और इसमें जो है आपको मतलब इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वही बताए जाएंगे सिर्फ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली यूनिट जो है हमारी डेफिनेशंस की है, लेकिन सबसे पहले हम जो रिवाइज करेंगे वो है हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ। बाकी जो डेफिनेशन है वो सबसे लास्ट में हम जो आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है। ये ग्रंथ लिखा किसने था? पंडित शारंगदेव ने लिखा था और इनका प्राकृत नाम था निशंक वीणा, ठीक है। और क्यों था इनका नाम निशंक वीणा? क्योंकि इन्होंने जो है निशंक वीणा का आविष्कार किया था, इस कारण से इनका नाम जो है निशंक वीणा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन्होंने इस ग्रंथ को जो है कब रचा था? तो 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को जो है रचा गया था। इनके पिता का नाम था राजा बिल्ला। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में टोटल आपके 7 अध्याय हैं, जिसे सप्त अध्याय के नाम से भी इस लिस्ट को जाना जाता है। इसमें जो 7 अध्याय हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि सातों अध्याय के नाम आपको याद हो और ये भी याद हो कि पहले कौन सा अध्याय है, दूसरा कौन सा अध्याय है, तीसरा कौन सा अध्याय है, चौथा। तो सारे सातों अध्याय आपको याद भी हो और सीक्वेंस से जो है आपको नाम भी याद हो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का पहला अध्याय कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहला जो अध्याय है वो है स्वर अध्याय। इसमें आपका क्या बताया गया? 7 शुद्ध स्वर बताए गए और 12 विकृत स्वर बताए गए और कुल आपके 19 स्वर जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका राग विवेक का अध्याय, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? 264 रागों का वर्गीकरण किया। 264 राग जो है बताए गए हैं और इसमें 10 विध राग वर्गीकरण जो है किया गया, मतलब रागों को है जो 10 प्रकार में बांटा गया है। इनके नाम है ग्राम राग, राग उपराग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा, भाषांग, उपांग, क्रियांग, रागांग। नेक्स्ट है आपका प्रकीर्णन अध्याय। इसमें क्या बताया गया कि गपक के जो है 15 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रबंध अध्याय। शारंगदेव ने है जो 56 प्रबंध माने हैं। ताल अध्याय 120 पाम जो है मार्गी ताल मानी है और 120 जो है देसी ताल मानी है। नेक्स्ट है आपका वाद्य अध्याय। वाद्य को जो है 4 प्रकार में बांटा गया है। वाद्य वर्गीकरण किया गया, उसको 4 प्रकार में जो है बांटा गया। नृत्य अध्याय, जिसमें नृत्य से संबंधित जो है बताया गया था। ये आपके 7 अध्याय थे। अब है आपकी श्रुतियाँ। इन्होंने जो श्रुतियों की संख्या मानी वो है 22 मानी। नेक्स्ट है आपका श्रुति जातियाँ। तो दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्य, ये श्रुति की 5 जातियां मानी और ये इनके नाम है। नेक्स्ट है ग्राम के 3 प्रकार, षडज, मध्यम और गंधार। ये इन्होंने ग्राम के 3 प्रकार माने थे। नेक्स्ट है आपकी मूर्छनाएं। मूर्छनाएं जो है इन्होंने 14 मानी और गीति की बात की जाए तो उन्होंने 5 प्रकार की गीतियां जो है मानी। गीतियों की संख्या 5 मानी। नेक्स्ट है सारना चतुष्टय करते समय 22 तार बांधे थे इन्होंने 2 वीणाओं पर। तो सारना चतुष्टय में क्या किया गया था? स्वरों को जो है निकाला गया था, ठीक है। तो हर वीणा पे जो है आपके 22 तार जो है बांधे गए थे। इन्होंने क्या किया? काफी थाट को शुद्ध माना, लेकिन आजकल जो है हम बिलावल थाट को शुद्ध मानते हैं। इन्होंने जो है आपके काफी थाट को शुद्ध माना था। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में इतना ही। आगे हम पढ़ते हैं रागों का समय सिद्धांत, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है 3rd। स्वरों के अनुसार रागों के समय सिद्धांत को जो है 3 प्रकार में बांटा गया। वैसे रागों का समय सिद्धांत क्या होता है? रागों को समय पर गाने के लिए उनके कुछ नियम बनाए गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे, जो हम पढ़ रहे हैं। तो स्वरों के अनुसार जो है इसको 3 प्रकार में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले है आपका रेधा कोमल स्वर वाले राग। तो रेधा कोमल स्वर वाले राग जो है 4 से 7 गाए जाते हैं और संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। संधि प्रकाश राग वो होते हैं जो संधि प्रकाश समय में गाए जाते हैं और संधि प्रकाश समय 4 से 7 का ही होता है, यानी कि जब दिन और रात का मेल होता है। और संधि प्रकाश राग जो है आपका भैरव राग है, ठीक है। आपके सिलेबस का ही राग है ये भैरव राग। रेधा कोमल स्वर वाले राग जो है
आपके संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। ठीक है, तो भैरव भी एक संधि प्रकाश राग है और भैरव में भी आपका रे और धा स्वर जो है कोमल लगता है। नेक्स्ट है रेधा शुद्ध स्वर वाले राग, जो कि 7 से 10 गाए जाते हैं, और गनी कोमल स्वर वाले राग जो है 10 से 4 गाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग। पूर्वांगवादी क्या होता है? ऐसे राग जिसका वादी स्वर सारे गामा में से होता है, और ये राग कब गाए जाते हैं? दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। नेक्स्ट है आपका उत्तरांगवादी राग, जिसका वादी स्वर पाधा रिसा वे से होता है, और ये राग जो है रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक जो है गाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अधव दशक स्वर। तो अधव दशक स्वर आपका मध्यम है। शुद्ध म वाले जो राग है सुबह और दिन में गाए जाते हैं, और तीव्र म वाले राग शाम को और रात को गाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ऋतु के अनुसार गाए जाने वाले राग। तो बसंत और बहार राग जो है बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। मेघ राग, मल्हार राग, ये जो राग हैं आपके वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले राग है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें ऋतु के अनुसार गाया जाने वाला राग कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है ऋतु के अनुसार गाया जाने वाला। तो किसी भी टाइप से इसमें क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। ये थी हमारी 3rd यूनिट। अब बात करेंगे 4th यूनिट की। 4th यूनिट में आपकी क्या है? ताले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम झपताल की। झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। विभाग 4 होते हैं। ताली है 1 तीसरी 8 पर और खाली है 6 पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि झपताल में तालियों की संख्या बताए, तो 1 2 3, खाली की संख्या 1 ही है। ठीक है, प्रयोग किसमें किया जाता है? मध्य लय के गीतों के साथ जो है झपताल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ताल की टेबल, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न रखनी है। इसके बोल है धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। आप देख रहे हो 1 से लेकर के 10 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पर क्या है? सम है। सम का मतलब होता है पहली ताली। तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली है। छठी मात्रा पर खाली है, और 8वीं मात्रा पर क्या है? तीसरी ताली। तो आपको ये थी ताल की एक गुण। आपको दुगुन भी करनी है और चौगुन भी करनी है। दुगुन में क्या होता है? 2 बोलों को लेकर के जब 2 बोल जो है आपके एक मात्रा में आ जाते हैं। दुगुन चौगुन मैं आपको बना करके दिखाऊंगी लास्ट में। रूपक ताल, सॉरी एक चीज देखिए, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि झपताल की जो है विभाग व्यवस्था बताए। जैसे कि आप देख रहे हो 2 3 2 3, इस तरीके से आएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये क्या है? 2 का मतलब है कि पहले विभाग में जो है आपकी 2 मात्राएं हैं। ठीक है, डैश का मतलब ये आपका विभाग ही है। अगले विभाग में आपकी 3 मात्राएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हो दूसरे विभाग में आपकी 3 मात्राएं हैं। फिर 2 मतलब अगले विभाग में आपकी 2 मात्राएं हैं। चौथे विभाग में आपकी 3 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से क्या विभाग व्यवस्था बनी? 2 3 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूपक ताल। सेम इसकी विभाग व्यवस्था क्या बनेगी? 3 2 2, मतलब पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं। मात्राएं 7 है, विभाग कितने हैं? 3। इसका प्रयोग जो है शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में किया जाता है। बोल है तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ये एक अपवाद ताल है शास्त्रीय तालों की। क्यों? क्योंकि हर ताल की पहली मात्रा पे सम आता है, जैसा कि आप क्रॉस का साइन देख रहे हो। लेकिन यही एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे खाली दिखाया जाता है। या कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि सम और खाली दोनों आते हैं, या कुछ लोग हैं जो सम दिखाते हैं। तो जो मेनली माना गया वो ये माना गया कि पहली मात्रा पे खाली आएगा, और चौथी मात्रा पे दूसरी ताली, और छठी मात्रा पे तीसरी ताली। यही एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे जो है खाली दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका धमार ताल। धमार ताल में जो विभाग व्यवस्था है 5 2 3 4, मात्राएं 14 है, विभाग 4 है, ताली 1 6 11 पर है, खाली 8वीं मात्रा पर है। बोल देखते हैं क धी ट धा अ, ग ती ट ता अ। यह बोल है। पहली मात्रा पे क्रॉस, सम, छठी मात्रा पे दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पे खाली, और 11वीं मात्रा पे तीसरी ताली। अब मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में दुगुन और चौगुन भी है। तो आपको क्या करना होता है? एक मात्रा में 2 बोलों को लेकर के लिखना होता है। जैसे पहले 2 बोल लिए क धी, तो ये आपका एक ही मात्रा में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले 2 बोल ले लो ट धी, फिर अगले ले लो ट धा। इस तरीके से जो है आपको दुगुन को जो है पूरा करना होता है। ठीक है, पूरे यहीं तक इसको पूरा करना है, और इसके जब यहाँ पे हम आके फिनिश हो जाएंगे लास्ट में, तो ये राउंड जो है दोबारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? किसी भी ताल की आपको चौगुन भी आनी चाहिए। चौगुन में क्या होता है? एक मात्रा में जब 4 बोलों को बोला जाता है, तो पहले 4 बोल ले लो क धी ट धी, फिर अगले 4 ले लो
ट धा अ ग। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो चौगुट भी है वो बनती जाएगी। तो हर ताल की आपको दुगुट चौगुट जो है बनानी आनी चाहिए। ये आप तभी बना पाओगे जब आपको इनकी तालों की एक गुण याद होगी। तो हर तालों की एक गुण जो है आपको जरूर याद करनी है। आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है राग भैरव और राग बागेश्वरी। तो राग भैरव का जो थाट है वो भैरव ही है, और जो अपने थाट से उत्पन्न राग होते हैं उनको आशय राग कहा जाता है। और राग भैरव जो है एक संधि प्रकाश राग भी है। नेक्स्ट है आपका राग बागेश्वरी का थाट कौन सा है? तो राग बागेश्वरी का थाट है काफी। स्वर इसमें रेधा कोमल लगते हैं और अन्य स्वर कैसे लगते हैं? शुद्ध। और राग बागेश्वरी की बात की जाए तो इसमें स्वर जो है आपके गने कोमल लगेंगे और अन्य स्वर शुद्ध लगेंगे। वर्ज्य स्वर का मतलब होता है जो ऐसा स्वर जो राग में नहीं लग रहा, तो इसमें कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो वर्जित हो। और बागेश्वरी में है जो कि रे और पा स्वर सिर्फ आरोह में वर्जित है, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं। जाति संपूर्ण होगी। संपूर्ण का मतलब जब सातों ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है, सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तब जाति संपूर्ण होती है। तो वर्जित स्वर से आपको पता चल रहा है कि कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, तो जाति संपूर्ण होगी। अब जाति इसकी जो है ओढ़व संपूर्ण है। आरोह में आपके दो स्वर वर्जित हो रहे हैं। जब दो स्वर वर्जित हो जाते हैं आरोह में, तो जाति वो ओढ़व होती है। तो आरोह की जाति ओढ़व है, अवरोह में सातों लग रहे हैं, तो अवरोह की जाति संपूर्ण है। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। तो ध स्वर जो है इस राग का वादी स्वर है, और इस राग का वादी स्वर है म। संवादी इस राग का रे है। संवादी का मतलब होता है वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाए। संवादी स्वर बागेश्वरी का है सा। वादी संवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं राग में, तो इन दोनों के वादी संवादी आप याद रखें। मतलब ये है कि धा और रे का इसमें ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है भैरव में, और माँ और सा का बागेश्वरी में ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है। दोनों ही गंभीर प्रकृति के आपके राग है। संप्राकृतिक राग होता है मिलता जुलता राग। तो राग भैरव से मिलता जुलता राग है रामकली और कलिंगड़ा, और बागेश्वरी से मिलता जुलता राग है भीमपला से। आरोह अवरोह पकड़ आपको अच्छे से ध्यान हो। सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, क्योंकि भैरव में सभी स्वर लग रहे हैं तो सभी स्वर आपके आगे, और बस रे और धा के नीचे जो है अंडरलाइन है, मतलब ये स्वर जो है आपके कोमल लग रहे हैं। पकड़ इसकी है गामा धा धा पा, गामा रे रे सा, धा के नीचे अंडरलाइन है, रे के नीचे। आपके पास क्वेश्चन आता है कि राग पहचानोगे राग कौन सा है, तो आपको एक ही पहचान याद रखनी है। जहां आपके रे और धा कोमल दिखाई दे रहे हो वो आपका भैरव राग है। ठीक है, इसी तरीके से बागेश्वरी की बात करते हैं। ये जो राग है नी स्वर से शुरू होता है, और सा गा माधानी सा, इसमें आपको ग नी कोमल दिखाई दे रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि रे और पा जो है आरोह में नहीं है, क्योंकि आरोह में रे और पा वर्जित था। अवरोह में सानी धापा मापा धापा मागा रेसा, इसमें सभी स्वर का प्रयोग हो रहा है, और ग और नी जो है कोमल है। पकड़ देख सकते हैं मधा निधा मापा धागा मागा रेसा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें गा और नी कोमल है वो बागेश्वरी है, और जिसमें धा और रे कोमल है वो आपका भैरव है। इस तरीके से आप राग वाला क्वेश्चन जो है बड़ी इजीली कर पाएंगे। और अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशन क्या है? अलंकार जो शब्द है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार की डेफिनेशन क्या बनेगी कि गायन और वादन को सजाने वाला जो स्वर समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है? अलंकार। अलंकार का दूसरा नाम है पलटे, तो अलंकार को पलटे के नाम से भी जाना जाता है। ये अगेन डेफिनेशन, संगीत में गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह क्या कहलाता है? अलंकार। एक और डेफिनेशन भी है, नियमित स्वर समूह को अलंकार कहलाते हैं। आपके सामने नियमित क्रम आ जाए, विशेष वर्ण समुदाय, सब कुछ। वर्ण का मतलब स्वर होता है, एक बात ध्यान रखना है कि वर्ण का मतलब क्या है? स्वर। और समूह से आपका पता चल गया ग्रुप। तो इस टाइप के कुछ भी वर्ड आ जाए तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि अलंकार की परिभाषा है। उदाहरण, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, मतलब अलंकार में आरोह भी होता है और अवरोह भी होता है। अब बात आती है कि अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो अलंकार के 4 प्रकार हैं, सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल और मेरुकर। एक बात ध्यान रखें कि अलंकार में जो स्वर होंगे आपके हमेशा एक नियमित क्रम से होंगे। ठीक है, तो अलंकार में जो स्वर का क्रम कैसा रहता है? एक नियमित रहता है। अब बात करते हैं हम आलाप की डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? राग के स्वरों का विलंबित लय में विस्तार करना। सिर्फ आपको एक विलंबित शब्द ध्यान रखना है। अगर विलंबित का मतलब होता है धीरे, जिसकी गति धीरे होगी, तो विलंबित आ जाता है तो आपका वो आलाप है। और यहीं पर आपका द्रुत यानी कि तेज गति आ जाए तो आपका तान बन जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आलाप की बात करें तो आपके आलाप के 2 प्रकार है, आकार और नोम तोम। आकार के आलाप के 2 प्रकार होते हैं, नोम तोम
और आधुनिक काल में अलाप के प्रकार की बात करें तो 4 है। सिंपल आपसे पूछा जाए अलाप के कितने प्रकार है तो आप 2 बताओगे, और आधुनिक काल के अनुसार पूछा जाए तो आप 4 बताओगे। नेक्स्ट है तान की परिभाषा। तान का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या फिर विस्तार करना, और तान की डेफिनेशन है राग के स्वरों को द्रुत लय में गाना, यानी कि तेज गति में गाना आपका क्या कहलाता है, तान। तो उसमें आपने विलंबित और इसमें आपने द्रुत शब्द को है जो ध्यान में रखना है। आलाप और तान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें जो अंतर होता है केवल गति का होता है। अगर आपको बाई चांस गति ऑप्शन में ना दिखाई दे, लय दिखाई दे तब भी वो राइट होगा। वाद्यों में प्रयोग की जाने वाली ताने आपकी तोड़ा कहलाते हैं। यह आपके तानों के प्रकार हैं। इन तानों के प्रकारों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इनमें से बताओ कि तान का प्रकार है या नहीं है। तो शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, दानेदार तान, स्पाट तान, अलंकारिक तान, गमक की तान, फिरत की तान, छूट की तान, बराबर की तान, लड़त की तान, जबड़े की तान, अचरक की तान, गिटकरी की तान, झटके की तान। मेन की डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी 2, 3 अथवा 4 स्वरों को बिना खंडित किए, खंडित का मतलब है कि आवाज़ जो हमारी टूटनी नहीं चाहिए, गाने बजाने को जो मेन कहते हैं। या एक और डेफिनेशन देखते हैं अटूट ध्वनि। तो इसका मतलब भी यही है। खंडित का मतलब भी क्या था, टूटना। बिना खंडित है मतलब बिना टूटे, और अटूट का मतलब भी क्या होता है, बिना टूटे ध्वनि। एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं, मीन। मीन दर्शाने के लिए हम ऊपर बनाते हैं और उल्ट अर्धचंद्राकार बनाते हैं। कैसे, जैसे सा और माँ, और ऊपर आप उल्ट अर्धचंद्राकार जो है देख रहे हैं। तो इसका चिन्ह जो है बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है गमक। गमक के लिए हमें क्या होता है, स्वरों में कंपन होता है। तो स्वरों के ऐसे कंपन को हम गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त के लिए सुखदायी हो, या हृदय से जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका गमक कहलाता है। और गमक का जो साधारण अर्थ है वो है आपका चलना, ठीक है। गमक का साधारण अर्थ क्या है, चलना। गमक का प्रयोग प्राचीन काल में भी हुआ और आधुनिक समय में भी हो रहा है। आधुनिक समय में गमक के नए नामों से इसको प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अभी हमने मीन की परिभाषा पढ़ी, तो वास्तव में एक गमक का प्रकार था ये। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब बारी आती है कि दक्षिण संगीत में गमक के जो है कितने प्रकार माने गए। तो 10 प्रकार माने गए। ये उनके नाम है आरोह, अवरोह, ढालू, सफोरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिभुज, आंदोलित, मूर्छना। और गमक के प्राचीन काल में कितने प्रकार माने गए, 15। संगीत रत्नाकर में भी 15 माने गए हैं। गमक के प्रकार कितने माने गए हैं, 15। तो ये 15 के 15 नाम जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि तान की तरह गमक से भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पहचानो इनमें से कौन सा गमक है या फिर नहीं है। तो कंपित, सफूरित, आहत, आंदोलित, प्लावित, उल्लासित, त्रिभित, त्रिवलित, हुमफित, लीन, मुद्रित, करोला, नामित, मिश्रित। ये आपके जो है गमक के 15 प्रकार है। तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं तान के 15 प्रकार भी। इस तरीके से आपने देखा कि आपकी 5 यूनिट जो है मैंने आपको लगभग 19 मिनट्स यानी कि 19 मिनट में लगभग करवा दी है ये मैंने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक तो बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं सारे की सारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, और ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम की रिवीजन है। आप बहुत कम समय में भी इसको एग्ज़ाम से पहले भी, एक दिन पहले भी, या एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले भी इस वीडियो को देख करके अपना एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।